नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र की चर्चा अपनी कॉन्टिन्यूस चल रही है और उसमें अपनी बात यहाँ तक आई है कि जो कल जिस पे चर्चा की थी ना कि अपन ने कि भाई भरत क्षेत्र कैसा है और भरत क्षेत्र का नाम कैसे पड़ा और भारतवर्ष का नाम कैसे पड़ा और पूरे के पूरे जम्बूद्वीप में क्या क्या है। पूरे के पूरे जम्बूद्वीप का जब हम विचार करते हैं तो पूरे जम्बूद्वीप में अमुक क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, तालाब सरोवर वगैरह हैं और बीच में विदेश क्षेत्र है। ऐसे कहते हुए लगभग लगभग अपन ने कल काफी सारी बातों पर चर्चा की थी। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं 7 क्षेत्रों की तो चर्चा समझ ली थी ना यहाँ से कि कौन कौन से 7 क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ से चर्चा कि भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, ऐसे कुल मिला के 7 क्षेत्र हैं, बराबर। और उन 7 क्षेत्रों को का डिवाइडेशन कैसे होता है? देखो, हमेशा आप कभी मैप देखेंगे ना, मैप में 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल। पॉलिटिकल मतलब जैसे कि भारत और पाकिस्तान प्राकृतिक रूप से एक देश है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसके बीच में लाइन खींचकर डिवाइड कर दी है ना। लेकिन अकृत्रिम वस्तुओं में तो कोई पॉलिटिकल आता नहीं है, यानी अकृत्रिम वस्तुओं में अगर विभाजन होता है तो कोई ऐसा थोड़ी है कि 2 देश भरत और भरत और क्या कहते हैं रम्य क्षेत्र के लोगों की टॉक हुई होगी और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये भरत क्षेत्र आएगा, ये फिर उसके बाद में हेमवत क्षेत्र आएगा, फिर ये हरि क्षेत्र आएगा। है ऐसा ऐसा होगा क्या? G7 कंट्रीज है, बनता है ना आजकल G7 है। ऐसे 7 के 7 क्षेत्रों ने मिलकर, लोगों ने मिलकर मीटिंग की होगी और मीटिंग करने के बाद में नक्की किया होगा कि इतना इतना एरिया भरत क्षेत्र में आएगा, इतना इतना एरिया हिम्मत क्षेत्र में आएगा, इतना हरि में, इतना रम्यक में। यानी ये जो राजनीतिक विभाजन है वो राजनीतिक विभाजन प्राकृतिक रचनाओं में पॉसिबल नहीं है, कहना केवल इतना चाह रहा हूं। ये अकृत्रिम विभाजन है, तो उस विभाजन को करने वाले कारण प्राकृतिक ही होते हैं, अकृत्रिम ही होते हैं। तो क्या है जिनके कारण से ये जम्बू द्वीप में कुदरती रूप से 7 क्षेत्र बन जाते हैं, बराबर। जिसको कल हमने चर्चा में लिया था कि कुदरती रूप से विभाजन करने वाले 6 क्षेत्र पर्वत हैं, वर्षधर पर्वत हैं, बराबर। और ये वर्षधर पर्वत हैं, तो ये पर्वत ही जैसे एक थाली में आप 6 लाइन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो थाली 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बराबर। एक एक पिज्जा के पीस में आप 6 बार वो पिज्जा कटर चला दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वही बात यहाँ पर आ रही है। तो उस जम्बू द्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित करने वाले 6 पर्वत हैं। कौन कौन से हैं, सूत्र में आए हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। तद विभाजिनः, बोलिए, तद विभाजिनः पूर्वाः परायिता, पूर्वा परायिता हिमवन महाहिमवन, हिमवन महाहिमवन, हिमवन महाहिमवन, निषद निषद नील रुक्मी, निषद शिखरिण वर्षधर पर्वताः, शिखरिण फिर से तद विभाजिनाः,
तद्विभाजिना तद्विभाजिना पूर्वापरायिता पूर्वापरायिता हिमवन महाहिमवन हिमवन निषद नील निषद शिखरिणी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। केवल 4 लोगों ने अपना माइक खोला था, बाकी लोग बोल रहे थे या चुप ही थे? बोल रहे थे। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया, अपने मन में बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तद्विभाजिना, तद्विभाजिना का मतलब क्या होता है? उसको विभाजित करने वाले। किसको? किसकी बात चल रही है? बोले उस जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले। पूर्वापरायिता, पूर्व अपरायिता, पूरब से पश्चिम तक लंबे। बराबर? कैसे पहाड़? पूर्व से पश्चिम तक लंबे पहाड़ हैं, उनका नाम क्या है? हिमवन पहला, फिर महाहिमवन दूसरा, फिर निषद तीसरा, फिर नील चौथा, फिर रुक्मी पांचवा और छठा शिखरिन। बराबर? तो उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्व से पश्चिम, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देयर आर 6 वर्षधर पर्वत हैं, जिनको क्या क्या नाम दिए? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। ये 6 वर्षधर पर्वत हैं। बराबर? ख्याल में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। अब इनके बारे में एक दूसरी बात आती है, ये हैं कैसे, पहाड़ कैसे हैं? तो इनके कलर्स बताए कि ये 6 के 6 पहाड़ कैसे हैं। बराबर? तो ये 6 पहाड़ों का कलर बताया। हेमार्जुन तपनीय, हेमार्जुन तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममयाः। बोलिए। हेमार्जुन तपनीय, वैडूर्य, रजत हेममयाः। रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममयाः। डॉक्टर कहते संस्कृत हेमार्जुन तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेममयाः। तो નવી નવી રિસર્ચ થઈ છે, ડોક્ટરે મને ખાસ કીધી છે કે જે સંસ્કૃત બોલશે એને કોરોના નહીં થાય। બરાબર ને? એટલા માટે બધાએ સંસ્કૃત બોલવાની ટ્રાય કરવાનું। હા, ખોટું ખોટું તો ખોટું પણ બોલવાનું। હા હા, ચલો હવે શું કહે છે જો, ये 6 का कैसा रंग है तो बताते हैं। ये 6 का रंग बताते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा पहाड़ था? हिमवन पर्वत है ना। तो हिमवन पर्वत का रंग हेम मतलब सोने के जैसा। बराबर? फिर हिमवन के बाद कौन सा पर्वत आया था? बोलते जाओ। महाहिमवन। महाहिमवन का रंग कैसा है? अर्जुन। अर्जुन मतलब चांदी के जैसा। बराबर? फिर कौन सा था? निषद। निषद तीसरे नंबर का पर्वत था ना। तो निषद पर्वत का रंग है किसकी भांति? तपे हुए सोने की भांति, तप्तायमान स्वर्ण की भांति। बराबर? चौथा हिमवन, महाहिमवन, निषद। नील। नील का कैसा है? देखो, वैडूर्य मणि। वैडूर्य मणि थोड़ी नीली से रंग की होती है, तो उसकी आकृति किसकी भांति है? वैडूर्य मतलब क्या कहते हैं, नीले रंग की थोड़ी है, फिर अलग है। फिर रजत, फिर 5वें नंबर का जो है उसका रंग है चांदी के जैसा। बराबर? रुक्मी। और शिखरिण पर्वत का रंग अगेन किसकी भांति है? सोने की भांति। बराबर? ये पर्वत इनके हैं नहीं, लेकिन इनके जैसे दिखते हैं। बराबर? ऐसा ना हो कि इन भरत क्षेत्र के लोभी लोगों को ये पता चल जाए कि ये पहाड़ ऐसे हैं, तो खनन करने के लिए वहां पहुंच जाए, हेमार्जुन हिमवन पर्वत पर पहुंच जाए और इन पर्वत पर पहुंच जाए, उन पर्वत पर पहुंच जाए। ऐसा नहीं है। इन सब की इनकी रंग इस प्रकार से दिखाई देते हैं। बराबर? तो ये 6 पर्वत
क्रम से सोना, चांदी, तपाए हुए सोना, वैडूर्य मणि, चांदी और सोना इनके समान रंग वाले हैं। बराबर। देखो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि आचार्यों ने जो भी बात कही है उपमा दर्शक बात कही। बराबर। देखो आप विचारो, जैसे कि अभी आप पर्वत की चर्चा करेंगे, पर्वत पर कमल की बात आएगी, बोले कमल है, कमल एक्चुअली कमल वो पृथ्वी का एक कमल नहीं है, पर कमल बहुत बड़ा बड़ा है। कमल कितना बड़ा है तो कहते हैं कि साहब इस पे इतनी इतनी देवियां हैं, इतनी इतनी पंखुड़ी हैं, इतना ये है, इतना वो है, नदियां निकल रही, तालाब है, सरोवर है, वगैरह वगैरह। तो हमको लगता है एक कमल इतना बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन भाई साहब वास्तविक बात है कमल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो टापू है ना, टापू जैसे अपन नदी के बीच में टापू होता है ना, आइलैंड, तो आइलैंड की आप ऊपर से अगर फोटो देखोगे तो टापू की एक पर्टिकुलर आकृति होती है, शेप होती है। तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि वो है एक्चुअल में नदी के द्वीप, आइलैंड है, सरोवर के द्वीप हैं, लेकिन उन सरोवर के द्वीपों का शेप कमल के जैसा है। बराबर। अब बीजेपी वाले सुन ले तो बोले देखो हमारी तो पहुंच विदेश क्षेत्र तक है, हमारे तो कमल कहाँ कहाँ पर हैं, घर घर कमल पहुंच गया, आकृतिम रूप से भी कमल है? तो ये तुलना है। आचार्य जो भी बात करते हैं वो तुलनात्मक, क्योंकि देखो आज इतने साधन नहीं है, आज जितने साधन है उतने साधन पहले नहीं थे। समझाने के लिए क्या किया जाएगा? समझाने के लिए उपमाओं का सहारा लिया जाता है। तो यही उपमा पहाड़ों के बारे में दी कि इनका रंग इसकी भांति है, सोने की भांति, चांदी की भांति, तपते हुए सोने की भांति, नीलमणि के जैसा, चांदी और सोने की भांति, सफेद है तो सोना कर दिया, थोड़ा येलोइश है, सफेद है तो चांदी कर दिया, येलोइश है तो सोना कर दिया, वगैरह वगैरह। इन कलरों की समान रंग वाले हैं, ये कहा गया। ओके, तो ये बात यहाँ पर आई। आगे अपन थोड़ा चलते हैं। अब एक आध दो चित्र आपको समझा देते हैं जिससे आपको ख्याल में आएगा कि ये कैसी शेप वाले हैं। अगला सूत्र आता है, कौन सा? बहुत बढ़िया बात है कि मणि विचित्र पार्श्वा, मणि विचित्र पार्श्वा, उपरि मूले चतुल्य विस्ताराः, चतुल्य विस्तार। चतुर्य विस्तार। पढ़िए पढ़िए सूत्र पढ़िए। मणि હવે અડધો કોરોના જશે, આખું નહીં જશે। હા, બધા નહીં ભણ્યા, બધા ભણવું બધા પढ़જો तो આખો જશે, નહીં તો હા અડધામાં નહીં જાય। હા બોલો ફરી એક સાથે બધા। મણિ आओ भिन्न भिन्न स्वर में तो हम सांभळीने ज भागी जશે, कई जरूरत નથી। हाँ सरस। હવે જો આગળ આપણે કહીએ 13वां नंबर નો सूत्र, मणि विचित्र। अब उन्हीं पहाड़ों की बात चल रही, कौन से पहाड़? जो इसमें हैं 6 पहाड़ हैं, उनकी ही बात बताते हैं। उनका शेप कैसा है? देखो हमने 6 के 6 पहाड़ों के नाम देख लिए, फिर उनका क्या कहते हैं रंग देख लिया, अब उनका शेप देखते हैं। एक और इनको वर्षधर पर्वत कहा जाता है। वर्षधर पर्वत मतलब वर्षधर पर्वत, जैसे मतलब वर्ष का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, और उसको धारण करने वाले, उसको डिवाइड करने वाले, उसको बनाने वाले, बताने करने वाले, वो उनका क्या नाम कहलाता है? वर्षधर पर्वत। तो इनको वर्षधर पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उस एरिया को डिवाइड करते हैं। बराबर। ऐसे 6 हैं, और उन 6 के 6 पहाड़ों का, उन पर्वतों का जो शेप है वह है उपरी मूले च तुल्य विस्तारा। उपरी मूले, जनरली अगर आप देखेंगे तो पहाड़ों का शेप कैसा होता है? ऐसा है ना, कि यहाँ से यहाँ चौड़े होते हैं, ऊपर जाते जाते शकरे होते जाते हैं। जनरली पहाड़ ऐसे ही होते हैं ना, जितने भी आपने देखे होंगे। बचपन में एक ड्राइंग तो बनाई होगी ना, सबने बनाई ना, ऐसे 2 पहाड़, बराबर, बीच से नदी निकल रही, ऊपर से सूर्य निकल रहा है। ये एक किसी भी बच्चे का पहला आर्ट होता है ना, कौन सा होता है? यही होता है। याद आ गया ना कौन सा? कि 2 पहाड़ों के बीच में सूरज और यहाँ से नदी। बराबर। उस बचपने में भी हमने पहाड़ की क्या आकृति की है कि जो पहाड़ होते हैं
वो पहाड़ ऊपर जाते जाते कैसे होते जाते हैं, त्रिकोण के आकार के बन जाते हैं, है ना। ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ ऐसे नहीं हैं, ये ऊपर जाके छोटे नहीं हो जाते, इसलिए बोला है उपरी मूले च तुल्य विस्तारा, मतलब जो विस्तार चौड़ाई उनकी मूल में है, वही विस्तार वही चौड़ाई उनकी ऊपरी हिस्से में है। ऊपरी और मूल दोनों जगह पर तुल्य मतलब समान विस्तार वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा। बराबर, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सारे लोगों को डाउट होता होगा कि ऐसा थोड़ी होता है, पहाड़ तो पहाड़ होते हैं, हमने अगर देखा कि पहाड़ में पीक होती है तो इनमें भी होनी चाहिए, अगर इनमें पीक नहीं है तो हम इन्हें पहाड़ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्योग्राफी पढ़िए, ज्योग्राफी में इस टाइप के पहाड़ों को भी पहाड़ माना जाता है। अरावली है ना, अरावली, अरावली का नाम सुना होगा ना आपने। अरावली को इस टाइप का ही पहाड़ है कि अरावली में चोटी नहीं है, वो फ्लैट है ऐसा। बराबर, तो ऐसे भी पहाड़ होते हैं, हर पहाड़ पीक वाले नहीं होते, कुछ फ्लैट वाले भी होते हैं, मतलब उनकी चोटी पे आप क्रिकेट खेल सकते हो, ये कहना चाह रहे हैं। देखो अपन अब थोड़ी अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ऊपरी मूले, ऊपर और मूल में कैसे हैं, तुल्य विस्तार वाले। एक बात, अभी क्या विस्तार है अपन बाद में समझेंगे। दूसरे नंबर पे क्या बोलिए, मणि विचित्र पार्श्वा, इनके क्या हैं, कोने जो हैं, पार्श्व मतलब क्या होते हैं, बाजू। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये मणि विचित्र मतलब मणियों से चित्रित होते रहते हैं, मणियों के जैसी उनमें चमक होती रहती है। देखो इसको भी मैं थोड़ी साम्य रूप से आपको समझाना चाहता हूँ कि मणि का मतलब एग्जैक्टली आप मणि ही लगी हुई हो ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे आपने प्रिज्म देखा होगा कि वो धूप में रखते हैं तो मणियों के जैसा चमकता है। आज ही मेरे पास एक जगह की फोटो आई, शायद अखबार में भी आई थी, वो दिव्य भास्कर में ही आई थी, कि कुछ आइसबर्ग्स हैं और वो आइसबर्ग्स पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो आइसबर्ग्स के कोने बिल्कुल रत्नों के जैसे चमक रहे हैं। आज की शायद दिव्य भास्कर में फोटो है, शायद किसी ने पढ़ा हो, याद आ रहा आज या कल में। बराबर, वो फोटो है, ख्याल में आया। तो धूप लगती है तो वो कोने उस क्या कहते हैं, रत्नों के जैसे चमकते हैं। कंचनजंगा है, कंचनजंगा हिमालय की चोटी, हम लोग नीचे रहते हैं, ऊपर वो चोटी रहती है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो सोने के जैसी चमकती है। तो ये जो भी संरचना है, बहुत सारे आधुनिक लोग कहते हैं ऐसा होता होगा क्या पहाड़ों में, थोड़ी उसमें दो समस्या है। आधुनिक लोग और पुराने लोग दोनों ही क्या करते, कुछ वर्ड टू वर्ड अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे लगे मणियों से चित्र विचित्र हैं तो कुछ ऐसा ही अर्थ करेंगे, वहां पे किसी ने जैसे अंगूठी में नंग लगा देते ना, ऐसे किसी ने वहां नंग लगा दिए होंगे, तो वो इसी के आधार पर उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। और यंग जनरेशन है वो इन्हीं आधारों से उसका खंडन करना चाहती है। वो कहती कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई पहाड़ में कुदरती रूप से हीरे मोती लगे हुए हो, पहाड़ तो पहाड़ होता है। बात में देखी जाए तो लॉजिकली यंग जनरेशन दिखाई देती है क्योंकि वो लॉजिक से बात कर रही है, लेकिन यंग जनरेशन को भी समझना चाहिए कि ये जो सारी चर्चा है ये उपमामयी है। कैसी है, उपमामयी है। कि जैसे हमने बताया कि वो पहाड़ सोने का नहीं है, लेकिन उसमें जो चमक है वो सोने की भांति आती है। कंचनजंगा है तो कंचनजंगा है तो पहाड़ सोने का नहीं है वो, लेकिन वो जब धूप की रोशनी में सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो वह सोने के जैसी चमकती है, इसीलिए उस चोटी का नाम हमने क्या रख दिया, कंचनजंगा। कौन कौन गया है उसको देखने, गया है कोई? कहाँ पर, सिक्किम बाजू है। ये बीनू भाई गए थे हमारे, एक बार वो बता रहे थे है? जो सिक्किम है ना, गंगटोक, गंगटोक के ऊपर जाने पर वो कंचनजंगा दिखाई देती है। उस पहाड़ का नाम कंचनजंगा है। बराबर, कि कंचन मतलब सोने की भांति चमक रही है, तो सोने की थोड़ी है, लेकिन तो भी उसका नाम कंचन बताया, मतलब क्या कि वो सोने के जैसी चमकती है। ऐसे ही यहाँ पर पहाड़ों पर भी अगर ये बताया जा रहा है कि ये इसकी भांति है, इसकी भांति है, तो आप एकदम वर्ड टू वर्ड ऐसा ही लगाने नहीं, किसी ने तराश कर वहां पे नंग लगा दिए हों, हीरे मोती लगा दिए हैं। हमें बीच का मार्ग समझिए कि ये पूरी बात अबोध लोगों को समझाने के लिए है।
किसकी भांति? ना उस समय कोई फोटोज थे, ना उस समय कोई मैप थे, ना कोई गूगल था, ना टीवी थी, ना कुछ भी नहीं था, और लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा उनकी बुद्धि समझ विकसित नहीं थी। ऐसे लोगों को समझाने के लिए भूगोल का ज्ञान कराना ये बहुत कठिन काम है, इसीलिए उनके लिए थोड़ी रूपक की भाषा में बात की जाती है, और ये सब उसी के कारण हुआ है। तो रूपक को रूपक की भांति समझना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, उसे वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अपनी बात पे चिपक जाते हैं, तो उनको उनका समाधान नहीं हो पाता। ख्याल में आया? तो कोई भी पार्श्व मतलब कोना जिसमें क्या हो, रत्न लगे हुए हो, ऐसा ऐसा मतलब रत्नों की भांति चमकते हैं, मणि विचित्र, मणियों की भांति वो चमकते हैं, विचित्र होते हैं, चित्र विचित्रित होते हैं, ऐसे वह पहाड़ हैं, बराबर। और वो कैसे हैं? ऊपरी मूले, ऊपर और मूले तुल्य विस्तारा, समान विस्तार वाले। देखो जरा, ये है ना ऊपर और मूल, ये दोनों जगह कैसा विस्तार दिखाई दे रहा है? समान। ये चौड़ाई में अंतर है, लेकिन ऊंचाई में ये यहाँ का अंतर उनका नहीं होता। क्लियर? देखो अगली अपन देखते हैं जरा स्लाइड। अब उसका थोड़ा खुलासा करते हैं कि कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा उसको ही थोड़ा समराइज करके बताते हैं। ओके, देखो पहाड़ है पहले नंबर का हिमवन पर्वत, उसका रंग कैसा है? सोने की भांति। हाइट कितनी है? 100 योजन। उसके ऊपर सरोवर कौन सा है? जो मैं सरोवर की बात कर रहा था। देखो सरोवर क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हर पहाड़ पर एक सरोवर है, बराबर। और उस सरोवर पर एक एक कमल के आकार का आइलैंड है, और उस आइलैंड से ही जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो निकलती हैं। क्लियर? ये एक सिंपल बात हमने आपको बताई, बराबर। क्या फिर से? हर पहाड़ पर क्या है? एक एक सरोवर है, और उस सरोवर पर कमल है, और उस कमल में जो सरोवर है, सरोवर में कमल है, और वहां से वो एक एक नदियां निकलती हैं, बराबर। तो पहले नंबर का जो हिमवन पहाड़ है, उस हिमवन पहाड़ पर देखिए, इसको चित्र को देख के आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बड़ी सरल सी बात है। देखो ये आपका पहले नंबर का ये आपका जम्बूद्वीप रहा। जम्बूद्वीप के अंदर में 6 क्षेत्र है। भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के ऊपर ये जो ब्राउनिश कलर का है, ये उसके क्या कहते हैं, पहाड़ का नाम है हिमवन पहाड़, और इसके सेंटर में क्या है? सरोवर है, बराबर, पद्म सरोवर। अब इस पद्म सरोवर से नदियां निकल रही हैं, बराबर। ये यहाँ से गंगा नदी, यहाँ से सिंधु नदी, और एक ऊपर की साइड नदी जा रही है। बाकी सरोवरों से 2 नदियां निकल रही हैं, बराबर। यहाँ से पीछे वाले सरोवर से फिर 3 नदियां निकल रही हैं। यानी हर पहाड़ के सेंटर में एक द्वीप के जैसा बहुत बड़ा सरोवर है, बराबर, जो बहुत बड़े अपने यहाँ के महासमुद्र के जैसा है, और उसके सेंटर में वो एक पर्टिकुलर कमल जैसा टापू है, कमल के आकार का आइलैंड है, और उस आइलैंड में उस जाति की देवियां रहती हैं जिनके नाम आप आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो समझ में आ रहा है ना? फिर से देखो, हर बिल्कुल आकृति बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हम हैं, बराबर। ये नदियां हैं, ये सरोवर है, ये ब्राउन कलर के 6 पहाड़ हैं। क्लियर? 6 पहाड़ हो रहे हैं, और फिर वहां से जाके इन पहाड़ों से जो ब्लू ब्लू कलर के निकल रहे हैं वो है नदियां, और ये जो है वो है नगरियां। ओके, ये कॉमन स्ट्रक्चर जम्बूद्वीप का है। समझे कि नहीं समझे? और उस जम्बूद्वीप के स्ट्रक्चर को हम अभी यहाँ विचार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो वो जो सरोवर हैं वो कैसे कैसे हैं, तो बताते हैं कि हिमवान पर्वत है, वो सोने की भांति है, 100 योजन उसकी हाइट है, और उसके ऊपर एक पद्म सरोवर है। महाहिमवन पर्वत, देखिए आप देखो ऊंचाई उसकी, पहाड़ की ऊंचाई डबल होती जा रही है। एक कॉमन नियम है जम्बूद्वीप में कि जो चीज है वो यहाँ से डबल होते होते विदेह तक पहुंचती है, विदेह पे जाके फिर वो घटने चालू हो जाती है। तो 100 योजन के हैं हिमवान पर्वत, 200 योजन का है महाहिमवान, और 400 योजन डबल
मतलब 400 योजन का हुआ निषद पर्वत। अगेन 400 योजन का फिर से निषद नील पर्वत, फिर हाफ हो गया 200 योजन का, और फिर 100 योजन का शिखरिन पर्वत। ऐसे कुल मिलाकर 6 पर्वत इस प्रकार की हाइट के होते हैं, बराबर। अब उन पे कौन कौन से सरोवर हैं, तो पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ऐसे करके यहाँ पर हर एक सरोवर पर, हर एक पहाड़ पर एक एक सरोवर है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? सबको समझ में आ रहा है ना भैया? अब देखो, जब हम आपकी लाइव क्लास लेते हैं तब तो कोई सोता था तो पकड़ लेते हैं, अब आप वीडियो बंद करके सो रहे हो तो हम कैसे पकड़ पाएंगे और कैसे जगाएंगे? है ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। समझो तो, सो तो, आधा समझो तो। हाँ, प्रश्न करोगे तो जवाब देने की कदाचित मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। प्रश्न नहीं करे तो फिर गाड़ी निकल जाएगी आगे, बराबर। फिर वापस ये प्रकरण नहीं आएगा। क्लियर? इसलिए कुछ हो तो आप कहते जाओ, और कम से कम हाँ हूं कह के अपने जागते रहने का प्रतीक को देते जाओ। देखा? चलिए बढ़िया। हाँ, हंस के भी दे सकते हैं, हाँ हूं करने की जरूरत नहीं है। आज हंसने का बोला था, ठहाका लगाने का नहीं। हमारी स्टाइल पर थी, वो से मानस। बराबर ना? अब देखो, चलो ये हुआ ना क्लियर। आगे का सूत्र लेते हैं। अब अपन आते हैं अपना जो एरिया है, अपना एरिया है ना, कौन सा? भरत क्षेत्र। अपन लोगों को तो अपने का बड़ा महत्व होता है। अपना गुजराती, अपना काठियावाड़ी, अपना एमपी वाड़ा, अपना एम ना अपना तेम, तो अपनी बात चाले छे, बराबर। जब पूरे 3 लोग में अपना एरिया कौन सा है, बोले भरत क्षेत्र वाला। अब भरत क्षेत्र का क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा 2 एंगल से समझ लो। एक तो आपका ये चित्र से समझ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले ऐसा कहाँ गया? यहाँ से चलो इसको जूम को बंद करते हैं। ये दिख रहा है ना, ये आपको हाफ पोर्शन जो इसका है यहाँ वाला, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा समझना है कि ये जो भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है, ये यहाँ से लेकर ये पद्म सरोवर जो अपन ने ऊपर देखा था, अब इसको देखो 6 पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 एक कुदरती रूप से डिवाइड हो गए। डिवाइड कैसे किए, बोले पद्म सरोवर था ना जो ऊपर हिम्मन पर्वत के ऊपर पद्म सरोवर था, उस पद्म सरोवर से 2 रिवर नदियां निकल रही हैं, बराबर। जैसे एक तरफ सिंधु नदी और दूसरी तरफ गंगा नदी, ये गंगा और सिंधु नदियां, बराबर। आज की गंगा सिंधु नदी नहीं, ये तो बहुत छोटी सी, वो बहुत बड़ी गंगा सिंधु नदियां, ओके। अब ये 6 गंगा सिंधु नदी, और बीच में जो दिख रहा है वह है विजयार्ध पर्वत। कौन सा पर्वत? विजयार्ध पर्वत। तो आप देखो, बहुत सिंपल सी बात है, एक 2 रेखा और एक ऐसा, बराबर। जैसे अगर आपने क्या कहते हैं, किसी ए के जैसा शेप लग रहा है ना, कि ए के जैसी 2 लाइनें हो गई और बीच की लाइन लंबी कर दो, तो कुदरती ये पूरी की पूरी आकृति 6 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जो भी विभाजन है वह विभाजन आर्टिफिशियल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, किसी संधि या एलओसी या एलएसी के तहत नहीं बना। ये जितने भी विभाजन हैं ये अकृत्रिम हैं और प्राकृतिक रचनाओं के कारण बने हुए, बराबर। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्राकृतिक रचना आ गई, एक तो विजयार्ध पर्वत सेंटर में डिवाइड करने वाला, और बाकी गंगा सिंधु नदी उसको 6 इक्वली डिवाइड करने वाली। तो ऐसे करके ये 6 खंड हो जाते हैं। जब भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतता है, इसीलिए उसे 6 खंड का धनी कहते हैं। और इस बीच में ऊपर नीचे वाले 3 खंड को जीतकर यहाँ विजयार्ध पर्वत पर आके उसकी विजय आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, हाफ जीत लिया। जैसे शिखर जी अपन पहुंच गए ना, बराबर, आधा अपन ने कर लिया, जल मंदिर पहुंच गए, बोले अब क्या हुई, आधी यात्रा हो गई। तो अपन क्या कहते हैं, जल मंदिर को आधा शिखर जी बोल सकते हैं।
ऐसे ही इसकी पूरी 6 खंड जीतने की जो जर्नी है वह विजयार्ध पर जाकर आधी हो जाती है। तो आधी विजय हो गई, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा, विजयार्ध। क्लियर। अब उसके बाद में उसके 6 विजयार्ध होने के बाद में ऊपर के 3 खंड आते हैं जिन्हें 3 मिलेक्ष खंड कहा जाता है। क्लियर। तो इतनी आकृति समझ में आई। एक पद्म सरोवर है, फिर वहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक जो बीच में ये है, और इसके कारण उसके 6 खंड पड़ जाते हैं। उसमें अपना एरिया है ये वाला, अपना एरिया है आर्य खंड वाला। उस आर्य खंड के बीच में अगर आप गौर से देखेंगे तो अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है। कौन सी नगरी, अयोध्या नगरी। और उस अयोध्या नगरी के इर्द गिर्द बाकी पूरी दुनिया की बसावट है। आजकल तो नक्शों में बहुत जगह अयोध्या पॉपुलर हो गई है, बराबर। आपको अयोध्या से नाम बताऊं कि अभी जब राम मंदिर वाला किस्सा चल रहा था, तब जब पुरातात्विक सर्वे किया गया कि भाई जरा हम खोद के देखते हैं क्या निकल रहा है इसके अंदर, तो ये न्यूज टाइम्स को खुदाई बंद करवानी पड़ी। कारण के जो भी अवशेष मिल रहे थे, ना वो बाबरी मस्जिद के मिल रहे थे, ना राम मंदिर के मिल रहे थे। जो भी अवशेष मिल रहे थे वो जैन अवशेष मिल रहे थे। ये बात आपको पता है और बहुत प्रसिद्ध हुई, टाइम्स ऑफ इंडिया में आई भी हुई बात को, कि जो भी अवशेष मिल रहे थे वो सारे के सारे अवशेष हिंदू परंपरा के और मुस्लिम परंपरा के ना होकर जैन परंपरा के थे। ऐसा ये अपना जैन धर्म है और उसकी ऐसी हालत है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या है। आज अयोध्या में मंदिर बना तो किसी को, जैनों को याद तक नहीं किया गया। ऐसे समझ लो भाई, एक आध बाबरी मस्जिद के लिए 5 उसकी जगह दी तो जैनों के लिए भी कुछ हो जाते। लेकिन हम लोगों ने कभी डिमांड भी नहीं की। हम लोग बड़े बीतरागी हैं, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, हमें क्या करना है, बराबर। हम तो खाओ पियो मौज करो मंदिर जाओ। बस बहुत है ऐसी सोच वाले। तो कई बार ये जो हमारी किम कर्तव्य विमूढ़ता है वो बहुत भारी पड़ती है भविष्य के लिए। इतिहास के बिना भविष्य का निर्माण नहीं होता, इसीलिए दोनों चीजों को समझते हुए चलना चाहिए। ठीक है, ये बातें वहां पर आती है। बीच में जो अयोध्या है वो ये है, बराबर। अब वो अयोध्या, अब उसको थोड़ा जो बात अपन ने बोली उसको डिवाइड करके अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें 6 क्षेत्र यानी खंड होते हैं, बराबर। अब फिर देखो, विजयार्ध पर्वत के माध्यम से भरत क्षेत्र के इक्वल 2 भाग हो जाते हैं, बराबर। ये बीच का दिख रहा है कौन सा पर्वत है, विजयार्ध, 2 भाग। फिर गंगा और सिंधु नदियों के माध्यम से, गंगा और सिंधु नदियों के माध्यम से उसके 2 भागों का 6 भाग बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, बराबर। फिर देखो नीचे का मध्य भाग आर्यखंड कहलाता है। ये नीचे का जो मध्य भाग है ना वो आर्यखंड कहलाता है, जिसमें हम रहते हैं। और 5 भाग मिलेक्ष खंड कहलाते हैं, बाकी के सारे भाग मिलेक्ष खंड कहलाते हैं। इन मिलेक्ष खंड और आर्यखंड का क्या अंतर है कि जहां पर धर्म की प्रवृत्ति होती है वो आर्यखंड कहलाता है, और जहां धर्म की प्रवृत्ति नहीं है वो मिलेक्ष खंड कहलाता है, बराबर। यही बात हमें समझनी चाहिए कि हम आर्य हैं कि मिलेक्ष। अगर धर्म में होकर के अगर जैन कुल में होकर के भी हमारी धर्म की प्रवृत्ति नहीं है तो हम नामधारी जैन हैं, मिलेक्ष भी हो सकते हैं। अगर धर्म की प्रवृत्ति है तो ही हम आर्य कहलाने के लीगली अधिकारी हैं, बराबर। इस चीज को आप गंभीरता से समझिएगा। अब जो आगे का चित्र आ रहा है वो भी बड़ा जानने लायक है। बार बार आपने नाम सुना होगा, विजयार्ध पर्वत, बराबर। देखो ये विजयार्ध पर्वत क्या है, इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। यहाँ से कि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र को 2 भागों में बांटने वाला पर्वत। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि विजयार्ध पर्वत अकेले भरत क्षेत्र में ही हो ऐसा नहीं है। जहां जहां पर भी कर्म भूमि है, जहां जहां पर भी मिलेक्ष खंड और आर्यखंड का विभाजन है, वहां वहां उसके चक्रवर्ती आदि हैं, वो सबके जगह पर विजयार्ध पर्वत होते हैं। ऐसी 3 जगह हैं जम्बूद्वीप में,
भरत क्षेत्र के जैसी सेम व्यवस्था है ऐरावत क्षेत्र में, बराबर। और फिर विदेह क्षेत्र में भी जो 32 नगरियां हैं, उन 32 नगरियों में अपना अपना एक एक क्षेत्र जैसा है, उसमें अपना अपना विजयार्थ है, अपने अपने आर्यखंड हैं, अपने अपने मिलेक्ष खंड हैं। यानी 32 जो भी नगरियां हैं वो एक सेपरेट स्टेट हैं, वो एक स्टेट का पार्ट नहीं है, वो एक सेपरेट स्टेट है। इसलिए उनमें भी अपना अपना विदेह है, अपना अपना क्या कहते हैं विजयार्थ है, अपने अपने 6 खंड हैं और उनके अपने अपने चक्रवर्ती हैं जो उनको जीतकर अपनी विजय को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो तो यही बात यहाँ पर आ रही है। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र को 2 भागों में बांटने वाला पर्वत है। ये 2 भागों में डिवाइड करने, ये यहाँ पे भी देखो, ये भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र का चित्र है, ये है ना, उसको बताने वाला है विजयार्थ पर्वत। इसमें 2 श्रेणियां होती हैं। अब पहाड़ है ना, पहाड़, वो विजयार्थ पर्वत की 2 श्रेणियां होती हैं। मतलब जैसे अपन बोले ना गिरनार जाते हैं, गिरनार तो पहला पहाड़ आता है, फिर दूसरा पहाड़ आता है, फिर 5वां पहाड़ आता है कि नहीं आता है? ऐसे ही विजयार्थ पर्वत की यात्रा पर भी जाओगे अगर आप, तो वहां पर आपको 2 श्रेणियां मिलेंगी। पहली श्रेणी 10 योजन की ऊंचाई पर होती है, गौतम गढ़धर की टॉप पर आ गए, जिसमें विद्याधर राजाओं की नगरियां हैं, बराबर। विद्याधर, आप पुराण पढ़ेंगे कभी, पद्म पुराण वगैरह जब भी पढ़ेंगे ना, तो बार बार विद्याधर राजाओं का वर्णन आता है कि विद्याधर राजाओं ने आके उनकी मदद की। विद्याधर राजा ने चक्रवर्ती जब जाते हैं तो उनकी बहुत सारी विद्याधरों की 32,000 स्त्रियां होती हैं, पता है 32,000 आर्यों की स्त्रियां होती हैं, 32,000 मिलेक्षों की होती हैं और 32,000 क्या कहते हैं विद्याधर राजाओं की स्त्रियां होती हैं, बराबर। तो ये जो है ना, जो 32 बातें हैं, तो वो रहते कहाँ हैं? आपने बार बार विद्याधर सुना होगा, बार बार विद्याधर रहते कहाँ हैं? तो बताते हैं कि वो विजयार्थ पर्वत की 10 योजन की ऊंचाई पर जो एक नगरी है, वहां पे विजयार्थ पर्वत के विद्याधर राजा रहते हैं। फिर वहां से ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट 10 योजन ऊपर अभियोग्य जाति के देव रहते हैं। कौन सी जाति के देव? अभियोग्य जाति हैं देव, लेकिन जाति अभियोग्य। उसको बताने वाला एक सुंदर चित्र है, देखो ये वाला चित्र देखो, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 5 और उसके 5 योजन ऊंची, देखो ये 3 लेवल आ गए ना। पहले नंबर ये नगरियां आ गई, 50 नगरी हैं। नगरी मतलब आप छोटा सा मत समझना, सिलवानी जैसा गांव हो, ये गांव हो, भोपाल, ये महानगर नहीं, नगरी मतलब एक प्रकार का देश ही समझ लो, उसे नगरियों के माध्यम से कहा जा रहा है, बराबर ना। तो 3 लेवल आ गए ना। पहले लेवल पर विद्याधर नगरियों की श्रेणियां, फिर अभियोग्य देवों की श्रेणियां, और फिर ये ऊपर एक भूमि पर कूट होते हैं, जिनमें पूर्व दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय है। पूर्व दिशा में कौन है? अकृत्रिम चैत्यालय। और बाकी के 5 ही इसकी टूक का नाम दे रहे हैं, तिमिश्र कूट, पूर्णभद्रा कूट वगैरह वगैरह कूट है। अब ये नीचे से 2 गुफाएं देखो, वो निकल रहे, विजयार्थ पर्वत पूरे में फैला हुआ है। पिछले चित्र में आपने देखा होगा ना, ये देखो पूरे में फैला हुआ है ना विजयार्थ पर्वत। अब यहाँ से ऊपर नदियां आ रही हैं, तो ये जो निकलती हैं सिंधुवर, वो कहाँ से निकलती हैं? तो विजयार्थ पर्वत में 1-2 गेट होते हैं, गुफाएं हैं, तिमिश्र गुफा और खंड प्रपात गुफा, और जिनमें तिमिश्र गुफा से गंगा नदी निकल रही है और खंड प्रपात गुफा से सिंधु नदी निकल रही है। बात समझ में आ रही ना? तो ये विद्याधर आदि, इसकी टोटल हाइट कितनी हुई? 10 योजन पर पहली, 20 योजन पे दूसरी और ऊपर 25, यानी टोटल हाइट कितनी हुई? 25 योजन। विस्तार कितना है यहाँ पे चौड़ाई में? 50 योजन। तो इस प्रकार की वहां पे संरचना होती है। अकृत्रिम चैत्यालयों की जब हम बात करते हैं, शांति विधान में ही बार बार ये चाहता है कि विजयार्थ पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालय, तो जितने विजयार्थ हैं उन समस्त विजयार्थ के ऊपर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, वो यहाँ पर है।